सॉल्यूशन में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हेलो एवरीवन, दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04 मास्टर स्टॉक केमिस्ट्री बैच फॉर नीट एंड IIT JEE। सॉल्यूशन में अपन ने काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है नीट और JEE वालों के लिए, क्योंकि लगातार इस टॉपिक से क्वेश्चन देखा जाता है। सॉल्यूशन से कहीं क्वेश्चन आए या नहीं आए, लेकिन ये जो कॉलिगेटिव वाला पार्ट होता है उससे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। अब हम सीखेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है या कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन को पढ़ना है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेनली अपन डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए डिफाइन करते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो मेनली अपन किसके लिए डिफाइन करते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए? डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन जानते हो, मतलब जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा हो एज कंपेयर टू सॉल्यूट। ठीक है, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टीज, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन की जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करें, इस बात पर डिपेंड नहीं करें कि उन सॉल्यूट पार्टिकल का नेचर क्या है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को मैं क्या बोलूंगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को अपन इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। याद रखना है किसके लिए? डाइल्यूट सॉल्यूशन which only depends on number of solute particle, की नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करें and does not depends on nature of पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करें भाई। तो सबसे पहले यहां पर जो इंपॉर्टेंट टर्म है इस डेफिनेशन में वो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होती है जो सिर्फ ओनली नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो? डाइल्यूट सॉल्यूशन। इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन को जिस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन की जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करेगी और इस पर डिपेंड नहीं करेगी कि उसका नेचर क्या है भाई। ठीक है, मतलब सब एक जैसे हैं उसके लिए। ठीक है, उसका नेचर पर डिपेंड नहीं कर रही है, वो सिर्फ नंबर पर डिपेंड कर रही है कि अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अगर कम होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होने वाली है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे सिलेबस में है और हमें कौन कौन सी पढ़ना है। तो मेनली हमारे पास सिलेबस में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है हमारे पास रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। कुछ याद आया? कुछ चमका भाई? ठीक है, कुछ चमका? क्या चमकना चाहिए था यार? क्या? राउल्ट्स लॉ, सॉलिड लिक्विड सिस्टम। याद आया कुछ? अभी भी चमका? ठीक है, रिलेटिव लोवरिंग वहां पर अपन ने पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेनली अपन वहां पर पढ़ चुके हैं, उसका थोड़ा सा रिवीजन अपन यहां पर करेंगे। तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब जानते हो ना मेरे दोस्तों? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में कितना एलिवेशन है, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन आया है। और फोर्थ और लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारे सिलेबस में है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं हमारे सिलेबस में। कौन कौन सी? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसकी पहले ही अपन बात कर चुके हैं राउल्ट्स लॉ में। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसे अपन डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे अपन डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे अपन
पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे सिलेबस में और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से लगातार क्वेश्चन देखा जाता है। ठीक है, तो अपनी अब पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन मार्कर उठा लेते हैं जो नीचे गिर गया है। ठीक है, हाँ, तो मार्कर उठा लिया। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सबसे पहली रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। मेनली ये अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, इसकी थोड़ी सी अपन बात करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अपन ने देखा था कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, कोई सॉल्यूशन है, आप उसमें क्या करो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करो। क्या करो, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है, जो वेपर नहीं बना रहा होगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करो तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन है जिसमें आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया और जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल है यार सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, सॉल्यूशन था उसमें जाके बैठ गया डुबोक करके भाई। ठीक है, अब नीचे से हीट देते जा रहे हो, देखे जा रहे हो, वो उठ ही नहीं रहा, वो पेपर बना ही नहीं रहा, क्योंकि उसकी टेंडेंसी नहीं है ना पेपर बनाने की। ठीक है, तो वो तो बना नहीं रहा पेपर और उसके ऊपर जो पार्टिकल्स होंगे सॉल्यूशन के जो वोलेटाइल नेचर के थे उनको भी पेपर नहीं बनाने दे रहा, क्योंकि उसका टेम्परेचर वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ऐसा होता ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे, वही केस हो रहा है यहां पर क्योंकि वो तो उड़ नहीं रहा और दूसरे को भी उड़ने नहीं दे रहा है, क्योंकि वहां तक हीट पहुंच नहीं पा रही है। तो जैसे ही सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा, वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो ये होता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अपन ने यहां पर राउल्स लॉ में इसका एक्सप्रेशन भी निकाला था। इसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से निकला था कि हमारे पास आया था पी नोट माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन पी नोट इक्वल टू एक्स बी, और एक्स बी को मोल्स के टर्म में अपन ऐसा लिख सकते हैं कि स्मॉल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, ये अपन पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो है पी नोट माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन पी नोट, ये क्या है, मेनली ये आपका जो टर्म है पूरा, ये क्या है आपके पास, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, यही तो है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, ये जो पी नोट माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन है वो है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर की आपने जैसे ही सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा तो वेपर प्रेशर कम हो गया। कितना कम हुआ, पी नोट माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन इनिशियल या प्योर स्टेट के कंपैरिजन में कितना कम हुआ, पी नोट माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन पी नोट। ये है रिलेटिव। किसके रिलेटिव निकाल रहे हो आप निकाल रहे हो इनिशियल के रेस्पेक्ट में, या प्योर जब था हमारे पास, प्योर सॉल्वेंट जब था तब उस केस में उसके रेस्पेक्ट में कितना कम हुआ है, ये आपका रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है, जो किसके बराबर आता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मोल्स के टर्म में लिखा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि अपन ने पहले ही डिफाइन कर लिया था कि बी को अपन क्या मानेंगे, सॉल्यूट मानेंगे, स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा और कैपिटल एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होगा। जिसको ये समझ नहीं आ रहा है वो राउल्स लॉ के वीडियोस दोबारा से देखे, क्योंकि राउल्स लॉ में बहुत ज्यादा बेसिक है। अगर वहां से समझ आएगा तो यहां पे अपने आप समझ आता जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि ये जो हमारा टर्म निकला है, ये जो हमारा एक्सप्रेशन निकला है, क्या, पी नोट माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, अपॉन पी नोट। अगर फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए डिफाइन करती है, तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे वो बहुत कम होंगे किसके रेस्पेक्ट में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में। तो ये जो नीचे वाला टर्म है स्मॉल एन, उसे अपन क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन के बराबर आ जाएगा फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो अपन यहां से ये अंदाजा लगा सकते हैं ना कि ये जो टर्म है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है तो ये जो प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है भाई, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर ये डिपेंड कर रही है। अगर डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी
होने वाली है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सिंपल सा मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन की जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करे, और ये कर रही है, मतलब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब यहां पर जितने क्वेश्चन बन सकते थे ना वो अपन पहले ही कर चुके, ठीक है, बाबा जी ने आपको पहले ही करा दिए हैं। कि यार कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि बाबा जी आप कम टाइम में ज्यादा सिलेबस करवा रहे हो, कि क्या वो इफेक्टिव हैं, ठीक है, क्या वो इफेक्टिव है? मैं तो ये बोलता हूं कि आप मेरे लेक्चर देखो, ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देखो, एक भी क्वेश्चन में अटकोगे नहीं, ये गारंटी बात है, ठीक है, मतलब आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। मैं ये नहीं बोलता कि नॉलेज जो है आपके लिए वो बुरा है या आप ज्यादा नॉलेज अभी गेन मत करो, लेकिन टाइम भी तो होना चाहिए यार नॉलेज के लिए। अभी क्या अपने पास टाइम है? क्या अपने पास टाइम है? नहीं, अपन को इफेक्टिव पढ़ना पड़ेगा यार, इफेक्टिव पढ़ोगे तब आपका काम बनेगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास कम टाइम बचा हुआ है, कम टाइम में इफेक्टिव पढ़ लो। मेरे यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे और आप ज्यादा पढ़ोगे वहां से भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, दोनों से बनने वाले हैं, लेकिन अपन को क्या करना है, अपने लिए क्या अभी जरूरी है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि कम टाइम में आपको अगर ज्यादा पढ़ना है तो केमिस्ट्री अड्डा जाओ, मास्टर स्ट्रोक सीरीज ज्वाइन करो और 4 महीने के अंदर अपना पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, वो सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहां पर आकर हमारा ये एक्सप्रेशन निकल चुका है, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहां पर आकर खत्म हुई, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास आती है भाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसे अपन डेल्टा टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। अब बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से बढ़ा होगा, जैसे समझो कि आपके पास कोई सॉल्यूशन है। क्या है भाई? आपके पास कोई सॉल्यूशन है, आपने उसमें क्या करा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा। क्या करा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हो तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, अभी देखा, ठीक है। वेपर प्रेशर कम हो रहा है मतलब वेपर कम बना रहा है, और वेपर कम बना रहा है मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। मतलब यहां पर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। तो आप जैसे ही सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो वैसे ही आपका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बढ़ जाता है। आपने ये ऑब्जर्व भी करा होगा, किस तरह से, जैसे आपके घर में कभी गुलाब जामुन बने, अरे बने हैं ना, क्या बने नहीं, खाए तो होंगे, देखा तो होगा कहीं बनते हुए, कि एक आध दो ऐसे ही जवाब दे रहे होंगे कि नहीं देखे हैं सर, ठीक है, नहीं देखे हैं बाबा जी, ठीक है। अगर गुलाब जामुन बनते हुए देखे होंगे, ठीक है, कभी, तो जब उसकी चाशनी बनाई जाती है, चाशनी किस तरह से बनाई जाती है कि आप वाटर लो, उसमें आप शुगर ऐड करते जाओ, आपकी चाशनी तैयार हो जाएगी। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना, दिमाग तो लगाओ भाई, ठीक है। तो क्या करो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। क्या जो चाशनी बनी है, ठीक है, क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा या उससे ज्यादा होगा? उससे ज्यादा होने वाला, ये ध्यान रखोगे, क्योंकि आपने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, आप शुगर की जगह अगर सॉल्ट भी डाल देते ना तब भी आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता, बढ़ जाता। तो नॉर्मल सी बात है कि आप जैसे ही सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। इसे समझाने के लिए अपने पास एक ग्राफ भी आता है, एनसीईआरटी में आपने देखा होगा, आपके पास एक ग्राफ भी होता है। ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह से होता है कि आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं भाई, ये आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ किसके बीच में, ग्राफ है भाई आपके वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में आपने एक ग्राफ बनाया है। अब यहां पर अगर बात करें तो अगर मैं सॉल्वेंट का ग्राफ बनाता हूं, एक हमारे पास सॉल्वेंट है, ठीक है, उसका मैं वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बना रहा हूं। तो आप जानते हो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का क्या होगा, बढ़ेगा। तो सपोज कि यहां पर जो सॉल्वेंट है उसका जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह से आता है। ये किसका है भाई, ये सॉल्वेंट का ग्राफ है, ठीक है।
अगर मैं ये ग्राफ सॉल्यूशन के लिए बनाना चाहूं, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के लिए, एक बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो सॉल्यूशन का ग्राफ होगा वो सॉल्वेंट के नीचे होने वाला है, क्योंकि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या होने वाला है, कम होने वाला है, क्योंकि उसमें सॉल्यूट ऐड हो चुका है, और सॉल्यूट जैसे ही ऐड होगा वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो वेपर प्रेशर क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो जो सॉल्यूशन का ग्राफ होगा वो सॉल्वेंट के ग्राफ के नीचे आने वाला है। तो सपोज ये जो ग्राफ है वो सॉल्यूशन के लिए आया, ये किसके लिए आया, सॉल्यूशन के लिए आया, ठीक है। और आप बॉइलिंग पॉइंट जानते हो कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। किसी किसी को डेफिनेशन में यहां थोड़ा सा दिक्कत आता है, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट की जो डेफिनेशंस होती हैं वो एक्चुअल डेफिनेशन बहुत कम बच्चों को पता होती हैं। सबको ये पता होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे जो सब्सटेंस बॉईल होने लगता है तो उसे आप क्या बोलते हो, बॉइलिंग पॉइंट उस सब्सटेंस का, लेकिन उसकी ये एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है। अगर बॉइलिंग पॉइंट अगर कोई पूछे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट अगर कोई पूछे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट अपन कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि it is the temperature at which vapor pressure of substance become equal to vapor pressure of atmosphere। एटमॉस्फेयर का जो वेपर प्रेशर है और जो सब्सटेंस का वेपर प्रेशर है जिस टेम्परेचर पर आकर बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो उस टेम्परेचर को आप क्या बोलोगे, उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि समझो इस ग्राफ में अगर मैं ये मानता हूं कि यहां पर आकर 1 atm प्रेशर है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 atm, की यहां पर आकर ये जो वैल्यू है वेपर प्रेशर की वो कितनी है, 1 atm। अगर 1 atm का अगर ये ग्राफ है तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये यहां से अगर मैं लाइन खींचता हूं, ठीक है, ये 1 atm की लाइन है, तो ये जो टेम्परेचर होने वाला है, ये वाला जो टेम्परेचर होने वाला है, ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है इस सॉल्वेंट के लिए बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इस टेम्परेचर पर आकर इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो ये जो टेम्परेचर कहलाएगा, ठीक है, टीबी ऑफ सॉल्वेंट होगा, ये मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अगर यहां पर बात करूं, ये इस पॉइंट पर आकर क्या हो रहा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो रहा है, तो ये पॉइंट, ये जो टेम्परेचर कहलाने वाला है, ये जो टेम्परेचर कहलाने वाला है, ये टेम्परेचर क्या कहने वाला है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है जिसे मैंने टीबी ऑफ सॉल्यूशन से रिप्रेजेंट करा है। तो आप देख रहे हो कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, इतना, सॉल्यूशन का कितना है, इतना, कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। कितना ज्यादा है, कि इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है भाई। ये क्या है, बड़ा हुआ है, इसलिए अपन ने बोला एलिवेशन, इतना बड़ा हुआ है, डेल्टा टीबी, ठीक है। तो आप जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो सॉल्यूशन में, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और कितना बड़ा है भाई, इतना बड़ा है, ठीक है। तो डेल्टा टीबी क्या है, डेल्टा टीबी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि जैसे ही आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करा तो यहां पर जो सॉल्यूशन था उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो क्या हो गया, बढ़ गया भाई। सॉल्वेंट का इतना था, सॉल्यूशन का इतना हो गया, ठीक है। अगर आप डेल्टा टीबी निकाला जाए कि डेल्टा टीबी कितना है, डेल्टा टीबी की अगर बात करें, जो डेल्टा टीबी एलिवेशन वो कितना है, वो अगर बात करें तो ये जो सॉल्यूशन है उसमें से अगर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट में माइनस कर देता हूं, ठीक है, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से अगर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस करता हूं तो डेल्टा टीबी आ जाएगा, मतलब टीबी ऑफ सॉल्यूशन माइनस टीबी ऑफ सॉल्वेंट। या अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर बात करें कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना बराबर होगा, कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट प्लस जितना एलिवेशन आया उतना जोड़ दो। तो यहां पर अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्लस डेल्टा टीबी। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना आया है भाई, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्लस डेल्टा टीबी। एलिवेशन है, एलिवेशन मतलब बड़ा है, अब सॉल्वेंट से बड़ा है मतलब कितना बड़ा है, डेल्टा टीबी बड़ा है, ठीक है। अब डेल्टा टीबी किस तरह से निकालते हैं, तो अपन ने कई सारे एक्सपेरिमेंट करे भाई, क्या करे, कई सारे एक्सपेरिमेंट करे।
ठीक है, एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जो हमारा डेल्टा टीवी है, जो हमारा डेल्टा टीवी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलेलिटी के। और मोलेलिटी आप जानते हो क्या होती है भाई, मोलेलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये आप जानते हो, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब यहां से आप एक चीज अंदाजा लगा रहे हो कि ये जो एलिवेशन है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये भी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है। अगर ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कम तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कम, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, मतलब कि ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है, मतलब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यहां पर इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करा गया तो यहां से आया डेल्टा टीवी इक्वल टू के बी इंटू एम, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन काम की है, डेल्टा टीवी इक्वल टू के बी इंटू एम। के बी हमारे पास एक कांस्टेंट है, के बी हमारे पास है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या अपन इसे बोल सकते हैं इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एक बात का ध्यान रखेंगे यहां पर कि ये जो Kb है हमारा, ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, इसका ध्यान रखें, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट जैसे ही चेंज करोगे ये चेंज होने वाला है। अगर सॉल्वेंट चेंज तो आपका Kb आपका चेंज हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में दो चीज जरूरी है, एक तो ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए, दूसरा कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन वो किसके बराबर आता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्लस डेल्टा टीबी, और जो डेल्टा टीबी है वो किसके बराबर आता है, केबी इंटू एम। एम यहां पर मोलेलिटी है, याद रखना क्या है, मोलेलिटी, और जो आपका केबी है वो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है। तो ये जो चीजें हैं, हमारा ग्राफ और एक ये और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इनका बड़ा यूज आने वाला है, ठीक है। आप इसका जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, लेकिन जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।